प्यारे बच्चों, लहासा की ओर संस्कृत्यायन की यात्रा वृत्तांत को हम पढ़ रहे हैं और इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत यात्रा के क्रम में जो कठिनाइयाँ झेली, जो सुखद अनुभव उन्हें हुआ, उसका वर्णन किया है। और हमने देखा उनका जो गाइड था सुमति, मंगोल युवक, उसको उन्होंने हिदायत दी कि आप आजू बाजू के गांवों में मत जाइए गंडे ताबीज बांटने के लिए, बांधने के लिए। आप यहीं पर इस गांव में बांध लो जितना बांधना है, और बाकी जो गंडे की बांधने से जो रकम तुम कमाते, हम लहासा पहुंचकर उतनी रकम तुम्हें दे देंगे। तो सुमति उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन ने हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया ढूंढने की कोशिश की, भरिया माने भार ढोने वाला, जो सामानों को लेकर जाए, कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। लेखक कह रहा है कि गलती की है, हम लोग सवेरे नहीं निकले। 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाएगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। वहाँ के मौसम जलवायु का वर्णन किया है लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से। वो कह रहा है कि तिब्बत में धूप कड़ी होती है। तिब्बत पर्वतीय प्रदेश है और वो कहता है कि धूप को आप रोक लो, अगर मोटा कपड़ा बांध लो तो धूप का असर नहीं होगा, गर्मी का असर नहीं होगा, क्योंकि वो पर्वतीय प्रदेश है। और ज्यों-ज्यों हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर कम होते जाता है। ये भौगोलिक सत्य है। हिमालय की चोटी 8,850 मीटर की ऊंचाई पर है, बर्फ से आच्छादित। तो ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। हिमालयी क्षेत्र है तिब्बत, ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ तापमान कम होगा, लेकिन धूप लगती है। अगर उस धूप को से बचा लिया जाए, चेहरे या शरीर को ढक लिया जाए, तो हमारे यहाँ ढक लेने पर भी गर्मी बढ़ जाती है, वैसा नहीं होता वहाँ पर। लेखक कह रहा है कि आप 2 बजे दिन में सूरज की ओर मुंह करके जा रहे हो तो आपका ललाट, आपका चेहरा धूप से जल जाएगा। जलता है, धूप
लगती है और पीछे जो हिस्सा धूप से वंचित है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वो बर्फ हो रहता है। तो ऐसा देश है वो कि धूप लगे तो धूप वाले हिस्से में गर्मी, और जहाँ धूप ना हो वहाँ बर्फ की अनुभूति। तो फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। पीठ पर अपनी अपनी चीजें लाद कर, भरिया नहीं मिला उन लोगों को, सामान ढोने वाला नहीं मिला, चल दिए। और यद्यपि सुमति के परिचित तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और जजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। तिंगड़ी में सुमित के परिचित थे, क्योंकि वो वहाँ हमेशा आता जाता था, उसका धंधा था गंडा बांधना, तवीज बांधना, इसी क्रम में वो जाता था। लेकिन वो एक और जजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने को कहा। आदमी मिलने का बहाना कर, वो कहीं ना कहीं वो धूर्त आदमी भी था, जिसका नाम सुमति है, और जो लेखक राहुल संस्कृत्यायन का गाइड है। अब चूंकि अब लेखक को सामान लेकर के पहाड़ों पर चढ़ने, पहाड़ों पर यात्रा करने की आदत नहीं है, बड़ा कठिनाई महसूस होता है। तो इनका सुमति इनसे बहाना कहता है कि शेखर बिहार चलें, वहाँ एक आदमी मिल जाएंगे जो हमारे सामान को ढोएंगे और हम खलीहे आराम से पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है हमको। लेकिन वो आदमी खोजने के लिए नहीं बोला, उसे तो वहाँ किसी से भेंट करना था, अपने जजमान से मिलना था। इसलिए लेखक से बहाना बनाता है कि शेखर बिहार चले, वहाँ आदमी मिल जाएंगे। तो तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है, और इन जागीरों में बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में। तिब्बत में जमीन कम है, जो मैदानी क्षेत्र हैं, खेती लायक जो भूमि है उनका अनुपात कम है, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है। और जो भी जमीन कम है वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है। छोटे छोटे जो जमींदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, उनके पास है। और इन जागीरदारों में ज़्यादा संख्या मठों की है, बौद्ध मठों की। बौद्ध मठों की ज़्यादा संख्या, बौद्ध मठों के पास अपनी जमीन है, और मठ को बिहार कहते हैं। और हमारे राज्य बिहार का नाम भी इन्हीं बौद्ध मठों के कारण पड़ा, क्योंकि हमारा राज्य बिहार गौतम बुद्ध से संबंधित है। गया या नेपाल में जो है कपिलवस्तु हमारे सीमा पर ही है। तो यहाँ बुद्ध का जगह होने के कारण यहाँ बौद्ध विहार बहुत ज़्यादा होते थे। पहले बौद्ध मठ बहुत ज़्यादा होते थे, और बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण हमारे देश का नाम, हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो लेकिन हम यहाँ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम तिब्बत के बिहार की बात कर रहे हैं। वहाँ के जो जमीन है उनमें अधिकतर जमीनों पर अधिकार
उनका स्वामित्व, कब्जा बौद्ध मठों के हाथों में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। और जो जिसके पास जमीन है, जो जागीरदार है, जमीन वाला, चाहे वो मठ वाले हों या व्यक्तिगत कोई व्यक्ति रहा हो, तो अपनी खेती खुद करते हैं, कुछ करते हैं और मजदूर मिल जाते हैं काम करने के लिए। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है। तो ये जो बौद्ध मठ हैं, जिनके पास अपनी जमीन होती है, तो मठ के जो साधु लोग हैं, जो भिक्षुक हैं बौद्धों में, वे अपनी खेती खुद करते हैं और मठों में बौद्ध भिक्षुकों को भेजा जाता है खेती का काम देखने के लिए, करने के लिए। और जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं, ये जो बौद्ध भिक्षुक होता है, जो खेती करवाता है, बौद्ध मठों में रहता है, ये बड़ा पॉपुलर आदमी होता है। वहाँ जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए राजा के समान होता है। तो जागीरदार तो वैसे ही छोटे राजा होते ही हैं, जमींदार जिनके पास जमीन होती है उनको तो लोग कत्ल करते हैं। तो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे और सुमति लेकर के शेखर बिहार जाता है। इनको शेखर मठ जाता है और उस जो मठ के इंचार्ज थे, बौद्ध भिक्षुक थे, साधु थे, उनका नाम था नमसे। संस्कृत्यायन लिख रहे हैं कि वो बड़ा भद्रजन थे, सज्जन थे और बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। लेखक कह रहा है कि हम वेशभूषा से तो नॉर्मले थे, भिखारी के रूप में गए थे। भेष से भीख मिलता है, कहावत है एक, आदमी के परिधान के अनुसार, पहनावा ओढ़ावा के अनुसार ही आदर मिलता है। तो लेखक कह रहा है कि हम उस तरह के परिधान में नहीं थे कि हमको ख्याल करें, हमारा आदर करें। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। लेखक लिख रहा है कि एक अच्छा मंदिर है जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। बुद्ध के वचन का, बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो अपने शिष्यों को बताया, उसका अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ 103 पोथी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, ये पुरानी पोथियां थी, तो उस वक्त हाथ से लिखे जाते थे। हस्तलिखित 103 पोथियां उस मंदिर में रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब लेखक का आसन वहीं क्यों लगा? लेखक का आसन वहीं इसलिए लगा क्योंकि लेखक वहां बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने ही गया था। लेखक कोई तिब्बत के प्राकृतिक और पर्वतीय क्षेत्र का परिभ्रमण करने नहीं गया था। उसके तिब्बत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों का अवलोकन करना, उनका अध्ययन करना था। और उस मंदिर में उसको 103 पोथी मिल गया। वो भी पुराना पोथी
जो हाथ से लिखा हुआ था बुद्ध के अनुवाद थे, वचन के अनुवाद थे। अब लेखक को तो जिसके लिए वो गया था वो खजाना उसको वहां मिला, आसन जमा लिया। यहाँ बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एकक पोथी 15 शेर से कम की नहीं होगी। अब उन पुस्तकों के बारे में, पोथी माने पुस्तक, कह रहा है कि जो पोथी उस मंदिर में रखी हुई थी और जो हमको मिली, वे मोटे कागज पर बड़े सुंदर अक्षर में, साफ अक्षर में लिखी हुई थी और एक पोथी 15 शेर, तकरीबन किलो से कुछ कम होता है शेर, तो किलो ही मान के चलें, हालांकि उससे कम होता है। तो ये 15 किलो की एक एक पोथी थी और कुल 103 पोथियां थी। अब समझ सकते हैं वो कितनी वजनी रही होंगी, कितनी बड़ी होंगी, कितना उसमें लिखा गया होगा। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक ने कहा कि अब जाओ आराम से गंडा बांधो। पूछा कि हम अगल बगल के गांव में जाके ताबीज बांध के कुछ कमा लें। लेखक ने कहा जाइए, क्योंकि लेखक को लहासा जाने की उतनी जल्दी नहीं रह गई, क्योंकि वो पुस्तकें मिल गई उसके अध्ययन के लिए। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए हमने उन्हें जाने दिया। तो मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उस दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बौद्ध भिक्षुक नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक कह रहा है कि हम ज़्यादा दिन नहीं रुके। अगले दिन दोपहर में हमने अपना अपना सामान उठाया और बौद्ध भिक्षुक जो थे नमसे, उनसे विदा लेकर के, उनसे जुदा होकर के हम अपने गंतव्य की ओर, जहाँ जाना था हमको, उस मार्ग की ओर हम चल दिए। तो ये पाठ खत्म हुआ लहासा की ओर। और कल हमने SW दिया, आज एक भी सबमिट नहीं हुआ है। वीडियो देखता है नहीं देखता है भगवान जाने। फिर आज SW दे रहे हैं, सबमिट करना। कल से PDF भेजेंगे इसका। तो प्रश्न संख्या 1, तिब्बत में धूप कड़वी लगती है, क्यों? नहीं, इसको बदल देते हैं हम। ये प्रश्न संख्या 1, सुमति ने लेखक को शेखर बिहार जाने के लिए क्यों कहा? सुमति ने लेखक को शेखर बिहार जाने के लिए क्यों कहा? और प्रश्न संख्या 2, लेखक
सुमति को गंडे बांधने की अनुमति क्यों दी? ध्यान देना, एक बार लेखक ने कहा था कि अब पैसा हमसे ले लो, लेकिन अगल बगल के गांव में गंडे मत बांधो, लेकिन यहाँ वो कहता है कि जाओ बांधो। तो यहाँ पर लेखक ने सुमति को गंडे बांधने आस पड़ोस के गांव में जाने की अनुमति क्यों दी? और तीसरा प्रश्न कि मंदिर में मिली पुस्तकें के बारे में लेखक क्या लिखता है? मंदिर में मिली पुस्तकों के बारे में लेखक क्या लिखता है? ये 3 प्रश्न हैं और तीनों को बना के भेजना है, और भेजोगे कि नहीं भेजोगे वो तो भगवान जाने। खैर, बस इतना ही। थैंक यू।